डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहले प्रश्न में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, करके देखो। है कृषि क्रियाओं के कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे उनका नंबर नाम लिखो। अब जो क्रियाएं सबसे पहले आती है उसे 1 से शुरू करके क्रमशः 2 3 4 5 6 नंबर 2। तो सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों, मिट्टी तैयार करना होता है। तो एक किसान जो है वो यहाँ पर हल जोत रहा है, मतलब मिट्टी तैयार कर रहा है। 1 नंबर इसके नीचे आएगा, 2 नंबर में बुआई आएगा और 3 नंबर में सिंचाई आएगा और 4 नंबर में निराई आएगा। और इसके बाद में 4 नंबर में निराई और खरपतवार राशि का छिड़काव दोनों लिखेंगे। 5 में क्या लिखेंगे, कटाई लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। फसल उगाने में कई काम होते हैं, पता करो कौन कौन से और किस क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, उसके बाद में बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा निराई और छठा कटाई और सातवां भंडारण। नीचे कुछ फसलों के नाम लिखे हैं: ज्वार, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, मूंगफली, मूंग, चना, मटर, तिल। इन फसलों को रबी और खरीफ फसलों में बांटो। तो रबी की फसल इसमें है गेहूं, चना, मटर। खरीफ की फसल है मक्का, चावल, मूंगफली, तिल, ज्वार, बाजरा, मूंग। जो फसलें रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हैं उनके नाम लिखो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है चावल, खीरा, खरबूजा, लौकी। आगे चलते हैं। दी गई तालिका में निम्नलिखित फसलों के प्रत्येक समूह के 2-2 उदाहरण लिखो। दलहन वाली फसलें जैसे चना, मूंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। तिलहन फसलें सरसों, तिल लिख दिया। हरे चारे वाली फसलें जई, बरसीन, ज्वार लिख दिया। हरी खाद वाली फसलें ढैंचा, सनई, गवार, लोबिया लिख दिया। अनाज वाली फसलें गेहूँ, जौ, बाजरा। नीचे बनी सूची में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को छांटो। तो मेंढक, मकड़ी, पक्षी, चूहे, तना छेदक, मधुमक्खी, तितली, टीडा, रेशम का कीट, गोलक, सलभ। इनमें से छांटना है। तो पक्षी, चूहे, तना छेदक, टिड्डा, गोलक, सलभ ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आगे है तुम्हारे यहाँ फसल उगाने के कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो हल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, हैरो। तुम्हारे यहाँ खरीफ में बोकर रबी में कटने वाली फसलों की सूची बनाओ। तो चावल, बाजरा, मूंगफली, गंवार। मतलब कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सर्दी में काटी जाती हैं। जून जुलाई में बोई जाती है ये फसलें और नवंबर दिसंबर के अंदर या अक्टूबर नवंबर के अंदर काटी जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है खरीफ में बोकर रबी में काटने वाली फसलें। एक ऐसी फसल का नाम बताओ जिसे तैयार करने में 1 साल लग जाता है। तो गन्ना। फसलों के बीच बीच में कुछ पौधे उग जाते हैं, यह क्या हैं, इनको फसलों को क्या नुकसान पहुंचाती हैं। ये खरपतवार हैं। ये फसली पौधों के आवास, भोजन, प्रकाश, पानी, खाद आदि की स्पर्धा करते हैं, जिससे फसली पौधे कमजोर रह जाते हैं और पैदावार घटती है। नीचे लिखे कथनों के आधार पर खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर बनाया जाता है तो उर्वरक को बनाया जाता है। पेड़ पौधे एवं पशुओं के अपशिष्ट तैयार किया जाता है तो खाद। कृत्रिम पौधों का उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में, कृत्रिम तत्वों का सॉरी। इसमें जीवाणु का अपघटन का कार्य करते हैं तो ये खाद के अंदर करते हैं। जल में अलग अलग होता है तो ये खाद। तो खाद के अंदर बै, दै, गै आए थे और उर्वरक के अंदर ए और सै पॉइंट आए थे, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे है रामू किसान ने अपनी फसल को बोने के लिए पहले अच्छी तरह मिट्टी तैयार की, फिर बीजों को उचित गहराई तथा दूरी पर पंक्तियों में बोया, जबकि श्यामू किसान ने ऐसा नहीं किया और बीजों को मिट्टी के ऊपर ही डाल दिया। इन दोनों ने एक ही प्रकार के बीजों का प्रयोग किया। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। रामू तथा श्यामू के खेतों में किसके खेत की मिट्टी में वायु का संचार आसानी से होगा, उसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रामू के खेत में मिट्टी के अंदर वायु का संचार आसानी से होगा, लाभदायक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होगी, उसके खेत में फसल अच्छी होगी क्योंकि उसने मिट्टी को तैयार किया है। दोनों के खेत में किसके खेत में जल अधिक देर तक रुकेगा। रामू के खेत में मिट्टी तैयार करने से मिट्टी पोली हो गई है, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ेगी, वह फसल की जड़ आसानी से गहराई तक जा सकेगी और पैदावार बढ़ेगी। श्यामू किसान के खेतों में कई जगहों पर कोई पौधा नहीं उगा, वहाँ डाले बीजों का क्या हुआ। तो उन बीजों को पक्षी खा गए होंगे। प्रश्न 10 है, यशवंत ने अपने खेत में कई वर्षों तक लगातार गेहूं की फसल उगाई, पर फसल उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष कम होता गया, ऐसा क्यों हुआ। तो एक ही फसल को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो गई, उसके कारण से ऐसा हुआ।
तुम यशवंत को इस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या सलाह दोगे? तो प्रति छोड़ना का मतलब जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना। फसल चक्रण, फसल को अदल बदल कर बोना। खाद का प्रयोग, इस प्रक्रिया में तुम जो विधि प्रयोग में लाते हो उसका नाम लिखो, तो फसल चक्रण। आगे है प्रश्न नंबर 11 ए, फसलों में खाद क्यों डालते हैं? खाद के उपयोग से मिट्टी गठन में सुधार व जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। आगे है कृत्रिम रूप से खाद कैसे बनाई जाती है? तो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। क्या इसे पशुओं एवं कृषि अपशिष्ट द्वारा बनाया जा सकता है? पशुओं एवं कृषि अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं तथा कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा इनका अपघटन किया जाता है, खाद बन जाती है। कृषि में केंचुए का क्या महत्व है? केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। यह चलता हुआ रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है तथा अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 12 है, बासालीन यह खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो एक बीजपत्री पौधे को नष्ट करती है। 2,4-D यह भी खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो सभी प्रकार के पौधों को नष्ट कर देती है। तो उपरोक्त जानकारियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को कौन नष्ट करता है? 2,4-D नष्ट कर देती है। तो एक किसान सोयाबीन के खेत में 2,4-D छिड़क देती है, तो निम्न में से क्या होगा? सभी खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही, सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सोयाबीन के बारे में पूछा है तो ख ऑप्शन इसका सही कर लेंगे, क्योंकि सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो जाएगी। चने की फसल में किसान को खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? तो यहाँ पर चने की फसल के अंदर बासालीन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चना एक द्विबीजपत्री पौधा है। अगर बासालीन डालेंगे तो चने पर कोई असर नहीं होगा और बाकी जो इसके अंदर खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एक किसान के दो खेत बिल्कुल साथ साथ हैं, उसकी मिट्टी भी एक जैसी है। एक खेत में किसान ने सबके पौधे उगाकर बरसात में उसे जोत दिया। दूसरे खेत में उसने ऐसा नहीं किया, फिर उसने दोनों के खेतों में एक ही तरह का गेहूँ उगाया। पहले खेत की उपज दूसरे की उपज से अधिक हुई। बताओ इसके क्या कारण हो सकते हैं? मिट्टी पौली थी, उचित दूरी व गहराई पर उगेंगे, वायु संचार सही होगा, पोषक प्रचुर होंगे। तुम्हारे यहाँ अनाज के भंडारण के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? पता करो और लिखो। धातु की टंकियों में, जूट के बोरों में। रामू के पास बोने के लिए कुछ बीज हैं। राम कैसे पहचाने कि बीज स्वस्थ है या नहीं? तो बीज को पानी में डालेंगे, जो पानी बीज पर तैरने लगेंगे वे अस्वस्थ है, जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित कथन में से गलत व सही छांटो था। गलत कथनों को सुधार करके पुनः लिखो। तो भूमि के ऊपरी स्तर की कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी पौधों की वृद्धि में सहायक है, तो बिल्कुल सही है। मिट्टी में मृत पौधों तथा जंतुओं के शरीर तथा उनके अंश भी पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित जीवों द्वारा नष्ट नहीं हो पाते, तो ये गलत है। जुताई द्वारा मिट्टी को उलटने पलटने व उसकी जल धारण क्षमता में भारी कमी आती है, तो ये गलत है, बढ़ जाती है। मिट्टी में बीज डालने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं, तो ये भी गलत है, बुआई कहते हैं। पौधों को खनिज पोषक मिट्टी से न प्राप्त होकर जल द्वारा मिलते हैं, तो मिलते तो मिट्टी से ही हैं, लेकिन यहाँ लिखा है जल द्वारा मिलते हैं, तो ये गलत है। सिंचाई की किस्म आवर्ती मिट्टी के स्वभाव में फसल की किस्म पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें कक्षा 8 विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 1 को आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।